ओके, तो सेक्शन 81 बात करता है एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस की। पब्लिक ऑफिसर को स्पेशल प्रोटेक्शन, ठीक है। जब पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट शूट फाइल होता है तो उसके ऑफिशियल ड्यूटी से रिलेटेड हो तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी प्रॉपर्टी अटैच होगी, एक्सेप्ट जब डिक्री एग्जीक्यूट की जा रही हो। कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाए कि पब्लिक ड्यूटी छोड़कर कोर्ट आना पब्लिक सर्विस के लिए जो है हार्मफुल होगा तो कोर्ट उसको पर्सनल अपीयरेंस से एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है पब्लिक सर्विस स्मूथली चलती रहे। 82 सेक्शन बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की, जो कि गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट डिक्री एग्जीक्यूशन के बारे में है, ठीक। अगर डिग्री यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट पास होती है तो ऑफिशियल एक्ट के लिए तो डिग्री डायरेक्ट एक्जीक्यूट नहीं होगी, एग्जीक्यूशन सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका बात करता है एग्जीक्यूशन तब तक इशू नहीं होगी जब तक डिग्री 3 मंथ तक अनसेटिस्फाइड ना रहे, डिग्री की डेट से काउंट होगा। तीसरा पॉइंट है ये प्रोविजन ऑर्डर या अवार्ड पर भी अप्लाई होगी। अगर ए क्या बोलता है ऑर्डर अवार्ड गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट हो और बी पॉइंट होता है वो ऑर्डर डिग्री की तरह एक्जीक्यूट हो सकती है। रीजन गवर्नमेंट को पेमेंट अरेंज करने का रीजनेबल टाइम मिल सके। 83 व्हेन अलायंस में इशू फॉरेन नेशनल्स के सूट्स अलायंस फ्रेंडली फॉरेन सिटीजन इंडिया में सूट फाइल कर सकते हैं एज इंडियन सिटीजन। अलाइन एनिमीज इंडिया में रह रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी है, फॉरेन कंट्री में रह रहे हो सूट अलाउड नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है जो पर्सन वॉर टाइम में एनिमी कंट्री में रहकर बिजनेस करता है विदाउट इंडियन गवर्नमेंट लाइसेंस डीम्ड अलाइन एनिमी, ठीक है। तो वैसे ही देखा जाएगा किसी की वो एनिमी है। 84 सेक्शन बात करता है व्हेन फॉरेन स्टेट में इशू, फॉरेन स्टेट इंडियन कोर्ट में शूट कर सकती है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है सूट का ऑब्जेक्ट प्राइवेट राइट इन्फोर्स करना हो या फॉरेन स्टेट के ऑफिसर्स का पर्सनल ऑफिशियल राइट हो। सेक्शन 85 है पर्सन्स अपॉइंटेड टू एक्ट फॉर फॉरेन रूलर्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन रूलर्स के रिक्वेस्ट पर किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है। वो पर्सन सूट फाइल डिपेंड कर सकता है, ठीक है, डिपेंड कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट माना जाएगा। अपॉइंटमेंट एक स्पेसिफिक सूट के लिए या मल्टीपल सूट के लिए अपॉइंटेड पर्सन जो है अपने बिहाफ पर और एजेंट अपॉइंट कर सकता है। सेक्शन 86 जो है सूट अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स एम्बेसडर्स एंड एनवॉय की बात करता है। इसका पहला पॉइंट बात करता है फॉरेन स्टेट रूलर एम्बेसडर के अगेंस्ट सूट सेंट्रल गवर्नमेंट की रिटन कंसेंट मैंडेटरी है। एक्सेप्शन टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट विदाउट कंसेंट सूट कर सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड दूसरा है कंसेंट स्पेसिफिक सूट के लिए या स्पेसिफिक क्लास ऑफ सूट के लिए दी जा सकती है। तीसरा पॉइंट है कंसेंट तभी दी जाएगी जब फॉरेन स्टेट पहले से प्लेंटिफ हो या बिजनेस करती हो, लोकल जुडिक्शन में हो या सी है इमोरल प्रॉपर्टी पोजीशन करती हो। डी इम्यूनिटी वेव कर चुकी हो। आगे है ये सेक्शन अप्लाई होता है फॉलोइंग पर्सन्स पे। ए रूलर्स ऑफ अ फॉरेन स्टेट, बी एम्बेसडर या नॉमी ऑफ अ फॉरेन स्टेट एंड बी है हाई कमिश्नर ऑफ अ कॉमनवेल्थ कंट्री। सी है उनके स्टाफ या जो उनके रेटिन्यू होंगे जितना सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर से स्पेसिफाई करे, ठीक है। मतलब ये सब पर्सन फॉरेन स्टेट जैसे ट्रीट किए जाते हैं सीपीसी के पर्पस के लिए। सेक्शन 86 का 5 बोलता है पर्सन नॉट लायबल टू अरेस्ट, नीचे लिखे पर्सन को सीपीसी के अंडर अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ए फॉरेन स्टेट का रूलर, बी एम्बेसडर एनवॉय, सी हाई कमिश्नर, डी इसका स्पेसिफिक स्टाफ या रेटिन्यू। एक्सेप्शन नहीं है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ ना करे। 86 का 6 अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग बिफोर रिफंड, अगर कोई पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट मांगता है 86 के अंदर और गवर्नमेंट कंसेंट रिफ्यूज करना चाहती है पूरी या पार्शियली तो एप्लीकांट की रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज ऑफ बीइंग हर्ड देना मैंडेटरी है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होता है, ठीक है। केस लॉज क्या है नोट्स देखो, मंसूर ममता एंड अदर्स एक केस लॉ है इसमें, ठीक। कोर्ट ने कहा सेक्शन 86(1) मैंडेटरी है, इसको किसी और प्रोविजन से ओवरराइड नहीं किया जा सकता है, मतलब फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट सूट विदाउट कंसेंट नॉन मेंटेनेबल। 87 बात करता है स्टाइल ऑफ फॉरेन रूलर्स एज पार्टीज टू सूट, तो फॉरेन स्टेट का रूलर जो है शू करेगा, शूट होगा स्टेट के नाम से, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट देते वक्त अलाउ कर सकती है कि रूलर किसी और नाम से शूट हो, ठीक है। स्टेट का एक्स के बजाय किसी स्पेसिफिक डिजिग्नेशन के नाम से। 87 ये डेफिनेशन ऑफ फॉरेन स्टेट एंड रूलर्स। पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है फॉरेन स्टेट कौन सी स्टेट मानी जाएगी, रूलर्स कौन माना जाएगा, ये डेफिनेशन सेक्शन 86 से 87 में एप्लीकेशन के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 87 ए का 1 का ए फॉरेन स्टेट की बात करता है। फॉरेन स्टेट का मतलब कोई भी स्टेट जो कि इंडिया से बाहर हो और जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हो। 87 का A1B रूल्स के बारे में बताता है वो पर्सन जो उसे फॉरेन स्टेट का हेड हो रूलर, ठीक है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हो। 87 ए का 2 जुडिशियल नोटिस बाय कोर्ट, हर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी, खुद से मान लेगी बिना प्रूफ के ये फैक्ट्स। ए कोई स्टैट्यू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, बी कोई पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं रूलर के रूप में, ठीक है। 87 बी एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 85 to 86 ऑफ रूलर्स ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट के बारे में बात करता है। पर्पस क्या है? ये सेक्शन बताता है कि फॉर्मर इंडियन स्टेट के रूलर्स पर भी सेक्शन 85 और 86 अप्लाई होंगे, मींस उन्हें भी फॉरेन रूलर्स जैसे प्रोटेक्शन प्रोसीजर मिलेगा। 87 बी का 1 एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है। अगर कोई सूट बाय और अगेंस्ट किसी फॉरेन इंडियन स्टेट के रूलर के खिलाफ हो और सूट होली या पार्शली बेस्ड हो किसी कॉज ऑफ एक्शन पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले अराइज हुआ हो और किसी प्रोसीडिंग से जो उस सूट से अराइज हुआ हो, तो 85 और 86 के प्रोविजंस उस रूलर पर उसी तरह अप्लाई होंगे जैसे फॉरेन स्टेट के रूलर पर होते हैं। 87 का B2 डेफिनेशन बात करता है फॉरेन इंडियन स्टेट की कोई भी इंडियन स्टेट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ गजेट के नोटिफिकेशन के थ्रू फॉरेन इंडियन स्टेट में डिक्लेयर करेगा, ठीक है। अब बात करता है कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 26 जनवरी 1950 रूलर्स की बात करता है फॉरेन इंडियन स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में रूलर्स का मीनिंग वही होगा जो एक्ट आर्टिकल 363 के 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आर्टिकल 363 है फॉरेन रूलर्स के राइट्स प्रिविलेज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स पर कोर्ट का जुडिशियल लिमिटेड करता है। 88 वेयर इंटरप्रेटर सूट में भी इंस्टीट्यूटेड बोला इंटरप्रेटर सूट वो सूट है एक पर्सन के पास कोई पैसा यानी डेप्ट प्रॉपर्टी होता है प्लेंटिफ, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा लोग उस पर अपना क्लेम रखते हैं और प्लेंटिफ खुद उस चीज़ पर कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं करता। 88 मेन कॉन्सेप्ट की बात है अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक ही प्रॉपर्टी मनी या डेप्ट पर आपस में एडवर्स क्लेम करते हैं और वो प्रॉपर्टी या पैसा एक तीसरे पर्सन के पास है और वो तीसरा पर्सन खुद उस पर कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रखता एक्सेप्ट लॉफुल चार्जेस और कॉस्ट और वो रेडी है पैसा प्रॉपर्टी या राइटफुल क्लेम को देने के लिए, तो वो पर्सन इंटरप्रेटर सूट फाइल कर सकता है। कौन? किसके पास पैसा या प्रॉपर्टी है जो न्यूट्रल है, जो सिर्फ ये चाहता है कि कोर्ट डिसाइड करे कि पैसा प्रॉपर्टी किसको मिले। पर्पस ऑफ इंटरप्रेटर सूट है पहला है कोर्ट से डिसीजन लेना कि पेमेंट या डिलीवरी किस पर्सन को की जाए। दूसरा है प्लेंटिफ को इंडेमनिटी मिलना ताकि बाद में कोई और उस पर क्लेम ना करे, फ्यूचर लीगल ट्रबल से प्रोटेक्शन मिले। प्लेंटिफ या रोल प्लेंटिफ सिर्फ स्टेक होल्डर होता है, वो सिर्फ कोर्ट को बताता है ये लोग क्लेम कर रहे हैं, आप बताइए किसको मिले, ठीक।
प्रॉपर्टी किस टाइप की हो सकती है, तो प्रॉपर्टी किस टाइप की हो सकती है, तो ये है कि मनी, सम ऑफ मनी, डेप्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, गुड्स एंड ज्वेलरी हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड हाउस हो गई। इंपॉर्टेंट कंडीशन है, प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस प्रॉपर्टी मनी में, सिर्फ लॉफुल चार्जेस या कॉस्ट क्लेम कर सकता है। प्रोविजन के यहाँ लिमिटेशन, अगर पहले से कोई सूट पेंडिंग है जिसमें सब पार्टीज के राइट्स प्रॉपर्टी डिसाइड हो सकता है तो इंटरप्रेटर सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल ए 10 क्या है, ए जो है एक लाख है, ए के पास ए बी एंड सी क्लेम कर रहे हैं, तो ए खुद का नहीं मानता है, बस सही इंसान को देना चाहता है, तो ये इंटरप्रेटर सूट फाइल करेगा बी और सी के अगेंस्ट, ठीक है। सेक्शन 89 बात करता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। ऑब्जेक्टिव है आउटसाइड द कोर्ट डिस्प्यूट सेटलमेंट करवाना, लिटिगेशन का बर्डन कम करना, पार्टीज के बीच एमिकेबल फ्रेंड बाय सॉल्यूशन निकालना, और कोर्ट सिर्फ जजमेंट देने वाली अथॉरिटी नहीं है, बाकी सेटलमेंट फैसिलिटेटर भी है। 89 का 1 बात करता है कोर्ट का रोल कब अप्लाई होगा, जब कोर्ट को लगता है कि डिस्प्यूट में सेटलमेंट में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, सेटलमेंट पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है, सेटलमेंट पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। कोर्ट क्या करेगी, तो कोर्ट सेटलमेंट के टर्म फॉर्मुलेट करेगी, पार्टीज को वो टर्म ऑब्जर्वेशन के लिए देगी, पार्टीज के रिस्पॉन्स लेने के बाद कोर्ट उन टर्म्स की रिफॉर्मुलेट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्यूट को रेफर करेगी किसी एक प्रोसेस के लिए। सेक्शन 89 का 1 4 मोड्स हैं ऑफ सेटलमेंट के। पहला है आर्बिट्रेशन, जब डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन को रेफर होता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 अप्लाई होता है, आर्बिट्रेशन का डिसीजन अवार्ड होगा, अवार्ड इन्फोर्सेबल होता है लाइक अ डिक्री। दूसरा है कंसिलिएशन, नेचुरल कंसिलेटर पार्टीज के बीच सेटलमेंट करवाता है, ये न्यूट्रल कंसिलेटर, लेस फॉर्मल प्रोसेस होती है, ये सेटलमेंट एग्रीमेंट बाइंडिंग होता है। तीसरा है जुडिशियल सेटलमेंट, लोक अदालत, कोर्ट डिस्प्यूट को लोक अदालत या किसी सुटेबल इंस्टीट्यूट पर्सन को रेफर करती है, ऐसे इंस्टीट्यूट पर्सन को लोक अदालत डिसिस्ट माना जाता है। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 अप्लाई होता है, लोक अदालत का अवार्ड डिक्री ऑफ कोर्ट होगा, ठीक है, नो अपील अलाउड। चौथा है मीडिएशन, मीडिएशन पार्टीज के बीच कॉम्प्रोमाइज करवाता है, कोर्ट प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉलो करती है, मीडिएटर डिसीजन नहीं देता, सिर्फ हेल्प करता है। सेक्शन 89 का 2 बात करता है रेफरल के बाद क्या लॉ अप्लाई होगा, तो ए है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 ट्रीट किया जाएगा, जैसे डिस्प्यूट डायरेक्टली उस एक्ट के अंदर रेफर हुआ हो। बी है लोक अदालत। सेक्शन 20 का 1 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, उस एक्ट के सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्शन 89 मैंडेटरी है कोर्ट के लिए जब सेटलमेंट जो है पॉसिबल हो बोला है, ठीक है, और सेटलमेंट पॉसिबल हो, कंसेंट ऑफ पार्टीज प्रैक्टिकल लेवल पे इंपॉर्टेंट हो। सेक्शन 89 का फोकस एडीआर हो, टाइम एंड कॉस्ट सेविंग प्रोविजन है, इंस्टीट्यूट बाय एक्ट 46 ऑफ 1999 इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2002, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 90 की, ठीक है। पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट बोला है, टू स्टेट अ केस फॉर द ओपिनियन ऑफ कोर्ट एनी पर्सन एग्री इन राइटिंग। क्लोज आर्ट की बात करते हैं, क्विक रिवीजन 81 से 90 तक, 81 बात करते हैं 72 सूट बाय अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर, एनवॉइस, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट जरूरी है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अप्लाई होती है, ठीक है, प्रोसीजर और कंप्लायंस रिक्वायर्ड होता है। 83 बात करते हैं एग्जाम्पशन ऑफ पब्लिक ऑफिसर, पर्सनल अपीयरेंस से एग्जाम्पशन ऑफिशियल ड्यूटी के कारण। 84 एक्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट गवर्नमेंट, डिक्री डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्रोसीजर प्रिस्क्राइब फॉलो होता है। 85 सूट अगेंस्ट रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अरेस्ट मैंडेटरी है। 86 सूट अगेंस्ट फॉरेन स्टेट रूलर्स, एम्बेसडर, प्रायर कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, विदाउट कंसेंट सूट पेंटेबल नहीं है बोला। 87 प्रोसीजर इन सूट अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स स्टैट्यूट, स्पेशल प्रोसीजर अप्लाई होता है। 88 सेटलमेंट आउटसाइड कोर्ट, एडीआर कोर्ट फाइन सेटलमेंट पॉसिबल, टर्म फ्रेम करेगी, रेफर टू आर्बिट्रेटर, कंसिलिएशन, लोक अदालत, मीडिएशन। 90 में है पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट, पार्टीज का रिटन आर्गुमेंट जरूरी है, एग्रीमेंट जरूरी है, केस स्टार्टेड फॉर कोर्ट ओपिनियन, कोर्ट राय एंड डिटरमाइन करेगी, ठीक है।